गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप मिश्रा, आपके हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। आज हम लोग क्लास 8 विषय हिंदी का जो व्याकरण पोर्शन है, जिसमें पिछले वीडियो में हम आप लोगों को भाषा और भाषा के रूप बताए थे। मैं भाषा की परिभाषा और भाषा होती क्या है वो बताया था, और भाषा के कितने रूप होते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम आप लोगों को बताए थे कि अपने विचार बोल करके प्रकट करना और सुन करके ग्रहण करना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। यानी अपने विचार बोल करके प्रकट करना और सुन करके ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, और यही भाषा का मूल रूप है। और इस भाषा को सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, और भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यानी मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसका मैं तमाम उदाहरण बताया था आपको, जैसे भाषण में बताया था कि भाषण के माध्यम से हम अपने विचार बोल करके प्रकट करते हैं। फिर वाद विवाद बताया था, वाद विवाद के माध्यम से भी हम अपनी बातों को बोल करके प्रकट करते हैं। अगला मैं बताया था कहानी सुनाना, अपनी बातों को हम कहानी के माध्यम से भी बताने का प्रयास करते हैं। कविता पाठ, कविता के माध्यम से भी हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो हम मौखिक भाषा के उदाहरण आपको कई बताए। दूसरा जो भाषा का दूसरा रूप हम बताए थे वो लिखित भाषा। लिखित भाषा में भी हम आपको बताए थे कि लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ था, और यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। अस्थायी रूप क्यों कहलाता है? क्योंकि लिखित भाषा जो होता है उसे हम लिख करके अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, और यह ज्ञान के संचय का क्या है? साधन है। लिखित भाषा जो है वह ज्ञान के संचय का साधन है। और इसका उदाहरण मैं तमाम बताया था, जैसे निबंध लेखन। हम निबंध लिख करके, निबंधों के माध्यम से भी अपने विचार लिख करके प्रकट करते हैं। कविता लिख करके हम अपने विचार प्रकट करते हैं। कहानी लिख करके हम अपने विचार प्रकट करते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हम पत्र लेखन का बताए थे कि हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करते हैं। यानी पत्र के माध्यम से हम अपने विचार को लिख करके एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब क्या हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। अब हम भाषा के कुछ अन्य रूप, यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अलावा भी भाषा के कुछ अन्य रूप होते हैं, जैसे मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या है? मातृभाषा है कि मनुष्य के जन्म स्थान से जो जुड़ी भाषा है, यानी मनुष्य का जो जन्म स्थान होता है उससे जो जुड़ी भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी ने अगर पंजाब में जन्म लिया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हो गई। क्यों? क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोला जाता है। अतः हम क्या कर सकते हैं? अतः कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अर्थात मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। दूसरा हम राष्ट्रभाषा पढ़ाए थे। राष्ट्रभाषा क्या होता है? राष्ट्रभाषा होता है किसी राष्ट्र के अधिकतर निवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है,
अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है, पोलैंड में पोलिश बोली जाती है, जापान में जापानी भाषा है, रूस में रूसी है। अर्थात किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमने तमाम उदाहरण बताया, जैसे भारत में हिंदी है, जापान में जापानी है, रूस में रूसी है, अमेरिका में अंग्रेजी है, पोलैंड में पोलिश है। यानी इन देशों की अपनी अपनी ये भाषाएं हैं। तीसरा, राजभाषा। राजभाषा क्या होता है? किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी जो भाषा स्वीकृत है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? कि किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जो स्वीकृत भाषा है उसे हम राजभाषा कहते हैं। कहते हैं भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी भारत में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान ने राजभाषा के रूप में हमें दिया। यानी हमने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में माना, चुना। अगला, मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? कहते हैं समाज के जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं, यानी हमारे समाज में जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं और जो शिष्ट लोग हैं उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या है? मानक भाषा कहलाती है। उस भाषा को क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। और यह भाषा क्या होती है? यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। ठीक है? कहते हैं शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अर्थात आजकल कार्य क्षेत्रों में हिंदी के प्रचलन के कारण हम देख रहे हैं इसके कई रूप देखने को मिल रहे हैं। और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि भाषा का मान्यता प्राप्त रूप ही मानक भाषा कहलाता है। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग भाषा के जो अन्य रूप होते हैं, मातृभाषा यानी मनुष्य के जन्म स्थान से संबंधित, मनुष्य के जन्म स्थान से जो जुड़ी भाषा होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे किसी ने अगर पंजाब में जन्म लिया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी है। क्यों? क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। राष्ट्रभाषा हमने बताया कि किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमने तमाम उदाहरण बताया, भारत में हिंदी बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी, रूस में रूसी आदि। ये भाषा क्या है? राष्ट्रभाषा है। राजभाषा, हमने क्या राजभाषा को बताया? हमने बताया कि किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है, यानी किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों के लिए के कामकाज के लिए जो स्वीकृत भाषा है उसे हम राजभाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमने यह भी बताया कि भारत में 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में क्या किया गया? स्वीकार किया गया। अगला हमने मानक भाषा बताया। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा है समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्टजनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। और मानक भाषा जो होती है वो व्याकरण सम्मत होती है। और मैं बताया कि शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने भाषा के
जो मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, जिसको हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उसको जाने। और भाषा के इन दो रूपों के अलावा, मुख्य रूप से जो दो रूप होते हैं उसके अलावा जो रूप होते हैं, यानी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा, इनको जाना। तो बस आज के लिए बस इतना ही।